जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 9th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.9 और आज आपको पढ़ना है एक छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो हमारे अलग अलग टॉपिक में यूज़ होते हैं, आते हैं तो वो कंफ्यूज करते हैं, उसको आपको समझना है। तो छोटी सी डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ये समझना है। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्करेंट फोर्सेस किसे बोल रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पर लगते हैं, एक से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पर लगती एक ही पॉइंट पर, तो हम उन फोर्सेस को बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। एक बॉडी पर एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्स या कॉन्करेंट फोर्सेस। अब आपको उसको समझना है ज़रा। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F2, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F3। तो हमने क्या बोला कि ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? ये F1, F2, F3 सारे के सारे फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। ये पॉइंट दिख रहा है आपको? अब क्या होता है, समझना ये है कि मान लो कोई इस तरीके से बॉडी है, ठीक है। अब एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स जो है दूसरी साइड से लग रहा है, यानी कि इस साइड से लग रहा है। एक फोर्स इसको बोला मैंने F1, इसको बोला F2। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं? तो देखो, इनिशियली देखने में तो हमें लगता है अरे ये इस पॉइंट पे लग रहा है, ये इस पॉइंट पे लग रहा है, ये तो कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं हुए। लेकिन ये भी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। कैसे? क्योंकि आपने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, अगर हम इसे प्रोसीड करें, आगे बढ़ाएं, तो ये ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पहुँच जाएंगे, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ पर बढ़ते 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 यहाँ पहुँच जाए। यानी कि इस पॉइंट पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अगर इसी में एक कंडीशन हम देखें, अगर हम इस तरीके से सेम बॉडी बना दें, एक फोर्स इधर लगाए F1 और एक फोर्स ऐसे लगा दें F2, अब इन दोनों को हम कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर मैं इसको आगे प्रोसीड कर दूं और इसको आगे प्रोसीड करूं तो ये दोनों किसी भी पॉइंट पर कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो दोनों, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो ये समझना है, ये दोनों फोर्सेस हमारे कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाएंगे, क्योंकि जब हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। पर इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं कहलाएंगे और ये दोनों को हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। बात समझ में आया? अब दूसरा टर्म इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस, एक से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं और वो फोर्स कैसे हैं? कॉन्करेंट फोर्स, यानी कि वो किसी एक पॉइंट पर आके मिलेंगे। वो किसी एक पॉइंट पे, जैसे मैंने बताया, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। मान लो कोई ऊपर से भी ऐसे फोर्स लग रहा है, कोई बात नहीं, तो ये हमारा F3 हो गया, ये भी हमारा कैसा, ये F3, F1, F2, F3, ये भी हमारे क्या, तीनों क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट, क्योंकि अगर इसको देखें तो ये आगे जाके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं।
ऐसे कोई और दूसरा फोर्स बना दो, इधर से बना दो, इस तरीके से एरो बना देंगे तो वैसे जा रहा है यहाँ पे मिल रहा है, हमने इस तरीके से बना दिया, F4 लिख दिया, तो ये F4 भी जाके कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो F1, F2, F3, F4 ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस, क्योंकि ये सारे एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं। अब बात आती है इक्विलिब्रियम और कॉन्करेंट फोर्स। जो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं अगर उनका सम कर दें, उनका सम, अब कैसा सम करेंगे, देखो दो तरीके के सम की बात करते हैं फिजिक्स में, एक स्केलर सम, एक वेक्टर सम। स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनका स्केलर सम होता है और वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उनका वेक्टर सम होता है। तो अगर हम इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दें, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो उसका वेक्टर सम होगा, उनका वेक्टर सम कर दें और वो सम कितना आ जाए, 0, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। यानी कि एक से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पर एक पॉइंट पे लग रहे हैं, वो फोर्स हो गए कॉन्करेंट फोर्स, और उन सारे फोर्सेस का सम हो गया 0, तो हम बोलेंगे बॉडी किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। जितने भी फोर्स लग रहे हैं इन सब का सम क्या हो जाए, वेक्टर सम 0, तो हम बोलेंगे बॉडी किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। यानी कि बॉडी में नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब बात ये आती है, टर्म समझना है इसी से रिलेटेड, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम, अगर हम बोले कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो क्वेश्चन ये आता है क्या बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो वो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। फोर्स तो एक से ज़्यादा लग रहे हैं उस पर। अब आप एक चीज़ समझना, अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट में, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने मान लिया रेस्ट में, अब इस पर दो फोर्स लगने लगे साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, और उनकी वैल्यू भी बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, जैसे वैल्यू बोल रहे हैं, और डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगे 10 न्यूटन का, एक नीचे की तरफ, एक साथ, और बॉडी रेस्ट में है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, यानी कि बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब 15 न्यूटन का यहाँ लगने लगे, 15 न्यूटन का यहाँ लगने लगे साइमल्टेनियसली, तो उसका भी सम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर। अब 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन का ऊपर, 10 न्यूटन का नीचे, 2 फोर्स ही हो गए, 15 न्यूटन का इधर, 15 न्यूटन का इधर, 2 फोर्स ही हो गए, टोटल हो गया 4। अब सबका सम कितना होगा, 0, तो नेट फोर्स हो गया 0, तो ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, तो नेट फोर्स हो गया 0। अब मान लो ये बॉडी ऐसे जा रही है कुछ वेलोसिटी से, अब ये बॉडी कुछ वेलोसिटी से जा रही है, अब इस पर फिर वही कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली 2 फोर्स लगे, 10 न्यूटन का ऊपर की तरफ, 10 न्यूटन का नीचे की तरफ, नेट फोर्स हो गया 0, यानी कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहेगी। अब 15 न्यूटन का यहाँ भी लगने लगा, 15 न्यूटन का यहाँ, साइमल्टेनियसली एक साथ, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन, उसका भी सम 0 हो गया, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन। उस कंडीशन में ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो हमेशा रेस्ट में ही होगी। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हो गया उस बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो जाए, उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो रहा है। और अगर वो बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो वो रेस्ट में भी हो सकती है, और वो मोशन में है तो मोशन में भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हम बोल रहे हैं और मोशन में, यानी कि एक से ज़्यादा उस पर फोर्स लग रहा है, उन सारे फोर्सेस का सम 0 है, तो वो बॉडी अगर मोशन में होगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, उसमें एक्सेलरेशन कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उस पर हमेशा नेट फोर्स 0 लग रहा होता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो वो फोर्स उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई बोल रहा है एक कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आपको बताना है उसमें नेट फोर्स 0 लग रहा है। इतनी बात समझ में आया? तो ये था इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। अब बच्चों आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और अगर एक बॉडी पर या एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं
और उनका वेक्टर सम 0 हो जाता है तो हम बोल रहे हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम है। तो वेक्टर सम हम करते कैसे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल आप समझें। जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर सम और वेक्टर सम में आप डिफरेंस समझेंगे। जैसे ये बॉडी, एक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F1 फोर्स है जो कि है हमारा 10 न्यूटन का, और एक F2 फोर्स है, ये भी हमारा 10 न्यूटन का। F1 10 न्यूटन का, F2 10 न्यूटन का। अगर फोर्स हमारा स्केलर क्वांटिटी होता, ये कोई बॉक्स है, इस पर फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स हमारा स्केलर क्वांटिटी होता और हमसे कोई बोलता कि भाई बताओ इस बॉक्स पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो हम बोलते F नेट या F टोटल जो है वो हो गया हमारा 20 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन ये लग रहा है, 10 न्यूटन ये। लेकिन क्योंकि फोर्स हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे F नेट, मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया। F नेट होगा हमारा, ये जो F1 है इसका डायरेक्शन पॉजिटिव x की तरफ है, तो इसलिए हमने इसे 10 ले लिया प्लस में, और ये जो F2 है इसका नेगेटिव x की तरफ है, तो हमने माइनस में 10 ले लिया। अब ये जो माइनस हमने लगाया, ये हमने खुद डायरेक्शन की वजह से लगा दिया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। तो टोटल कितना आ गया, नेट कितना आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आया? तो ये कहलाता है वेक्टर सम, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि हमें पता है फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल समझें। दूसरा, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहा है तो उसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में बता दूं उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो एक फोर्स लग रहा है F1, तो उसे ऐसा लिखा होगा F1, वेक्टर क्वांटिटी है लिख दिया, F2 लिख दिया, प्लस F3 लिख दिया। अब इन तीनों का सम लिख दिया 0। इस तरीके से लिखा जाता है कि नेट फोर्स क्या हो गया, इन तीनों का 0। अब यहां ये समझना है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको। इस तरीके, ये हमारा F1 फोर्स है, ये मैंने मान लिया 5 न्यूटन। ये F2 फोर्स है हमारा, ये हो गया हमारा ये भी 5 न्यूटन। अब और ये हो गया F3, ये भी हमारा 5 न्यूटन है। अब इनमें देख के तो ऐसा लगता नहीं कि भाई ये लगता है, अभी इससे पहले एग्जांपल जो देखा उसमें तो लग रहा था एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल उनका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन थी, एक ही लाइन में थे वो। पर यहाँ पे तो लग रहा है ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। क्या इन तीनों का सम 0 हो सकता है? इस F1, F2 और F3 का 0 हो सकता है। तो देखते हैं इसका सम अगर 0 हो रहा है तो वो कैसे होगा। इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो 120, यहाँ 120, यहाँ पर बन रहा 120 और यहाँ पर बन रहा ये 120। तो 120 में पूरा कितना बन गया, 360 हो गया। अब पहले हम क्या करें, F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, यानी कि ये दोनों का रिजल्टेंट, या हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में F1 F2 का टोटल निकालेंगे। अब क्योंकि F1 का डायरेक्शन ये है, F2 का डायरेक्शन ये है, तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे। जो आपने ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। इसी को अब हम क्या करें, F1 F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 F2, यानी कि F12 इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि इन दोनों का टोटल, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। अब इस F1 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर कर दो, दूसरे 5 का स्क्वायर प्लस 2,
ए बी लिखा है ना, तो यानी कि एक बार 5 यानी कि F1 की वैल्यू रखा, दूसरे F2 की वैल्यू रखा, और F1 F2 के बीच में एंगल कितना है, cos 120 और ये रूट लगा दिया। ये 5 का स्क्वायर कर दिया, दूसरे 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2, 5 और 5 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर, और जो फाइनली आ जाएगा 5। यानी कि इन दोनों फोर्सेस का F1 F2 का जो टोटल आया, जब इन दोनों के बीच में 120 एंगल है तो वो यहाँ आएगा कहीं बीच में, और इसकी वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। यानी इन दोनों का टोटल करने पे देखो 5 और 5 का टोटल करने पे 5 ही आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना 120, ये है वेक्टर सम। और वैसे अगर स्केलर होता तो 5 और 5 टोटल करके कितना 10 हो जाता। अब इन दोनों का टोटल यानी कि निकाल लिया, उसका तो डायरेक्शन ही होगा, यानी कि ये तो खत्म हो गए। अब ये 5 न्यूटन है, मतलब ये फिनिश हो गए हमारी, क्योंकि इनका तो आपने टोटल कर लिया। 5 न्यूटन ऊपर की तरफ हो गया, यानी कि ये F12 इन दोनों का सम, और ये F3 जो है नीचे की तरफ लग रहा है, इसकी भी वैल्यू 5 न्यूटन है। अब इस F12 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट कितना हो जाएगा 0, नेट कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इन F1 F2 F3 का सम 0 हो जाएगा। तो आपको समझना है कि भाई बच्चों की जो वेक्टर सम की बात करते हैं, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हम वेक्टर सम करते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हम स्केलर सम करते हैं। कोई भी आपको दिक्कत लगती है, कोई भी डाउट लगता है किसी टॉपिक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा। ओके, कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।